आप देख रहे हैं सिप्ला द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम एलर्जिक राइनाइटिस के कारण और निवारण। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं शहर के जाने माने चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर अनिल गुप्ता जी। आइए जानते हैं उनसे इस बीमारी के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को बताइए कि एलर्जिक राइनाइटिस क्या है। राइनाइटिस का अर्थ है नाक के अंदर झिल्ली पर सूजन, जो कि मुख्यतः किसी न किसी एलर्जी के कारण होती है, जिस कारण इस बीमारी को एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई एलर्जिक राइनाइटिस क्या है। अब इसके लक्षण क्या हैं, इसे कैसे पहचाना जा सकता है। अच्छा सवाल किया आपने। इस बीमारी को बहुत ही आसानी से पहचाना जा सकता है, जैसे कि नाक में खुजली होना, नाक से पानी का बहना और बार बार छींके आना। डॉक्टर साहब, एलर्जिक राइनाइटिस कितने तरीके की होती है। एलर्जिक राइनाइटिस मुख्यतः दो प्रकार की होती है। सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस, जो कि किसी खास मौसम की वजह से होती है, जैसे कि ठंडा, गर्मी या बरसात। दूसरा है पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस, जिसमें कि लक्षण पूरे वर्ष भर रहते हैं। डॉक्टर साहब, एलर्जिक राइनाइटिस विश्व में कितनी व्याप्त है। एलर्जिक राइनाइटिस पूरे विश्व में हर छठे व्यक्ति को है, जबकि ये सबसे लंबी समय अवधि की बीमारी है, जिसका पूरे विश्व में 5वां स्थान है। अस्थमा के लगभग 300 मिलियन मरीज़ पूरे विश्व में है, जबकि COPD के 80 मिलियन। जहाँ तक एलर्जिक राइनाइटिस की बात है, एलर्जिक राइनाइटिस के 400 मिलियन के लगभग पूरे विश्व में केसेस हैं। सर, ये तो बात हुई पूरे विश्व की, और भारत में ये कितनी व्याप्त है। हाँ, ये मैं बात बताना ही भूल गया था। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। भारत में पाई जाने वाली जितनी भी एलर्जिक बीमारियां हैं, उनमें से लगभग 55% लोग एलर्जिक राइनाइटिस से ग्रसित हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर ट्रिगर फैक्टर सुनने में आता है, ये ट्रिगर फैक्टर होते क्या हैं। ट्रिगर फैक्टर, जिन्हें कि सामान्यतः कारक तत्व के भी नाम से जाना जाता है, मरीज कारक तत्व के बारे में जानकारी नहीं रखता। ये वो तत्व होते हैं जिनके प्रति मरीज अति संवेदनशील होता है। ये भी एलर्जी के कारण होता है, और ये कई प्रकार के एलर्जेंस होते हैं, जैसे कि इंडोर एलर्जेंस एंड आउटडोर एलर्जेंस। धूल, मिट्टी, धुआं, ठंड, जानवरों के फर, डस्ट, माइट, इवन यहाँ तक कि खाने की चीज़ों में भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसके प्रति व्यक्ति अति संवेदनशील होता है। ऐसे कारक तत्व होते हैं और ये बीमारी का कारण होते हैं। डॉक्टर साहब, साधारण सर्दी जुकाम और एलर्जिक राइनाइटिस को हम कैसे पहचान सकते हैं। साधारण सर्दी जुकाम को बहुत ही आसानी से पहचाना जा सकता है। प्रायः इस रोग से पीड़ित मरीज को छींकें आती हैं, नाक से पानी बहता है, आँख, नाक या गले में खुजली का होना एवं बुखार आना। कभी कभी इन्फेक्शन ज़्यादा होने की वजह से नाक से पीले रंग का तरल पदार्थ या द्रव्य भी आता है, जो कि सामान्यतः 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। जबकि एलर्जिक राइनाइटिस के रोगी को एक ही बार में 10-15 बार या उससे अधिक छींकें आती हैं, नाक से साफ पानी या तरल द्रव्य बहता है, और आँख, नाक या गले में खुजली भी हो सकती है। बुखार कभी कभी मरीजों में होता है और कभी कभी नहीं भी होता है, जबकि ये बीमारी जल्दी ठीक होने वाली नहीं है। डॉक्टर साहब, यदि एलर्जिक राइनाइटिस का उपचार ना किया जाए तो क्या परिणाम हो सकते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस का उपचार यदि ना किया जाए या समय रहते उपचार ना किया जाए तो गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि अस्थमा, सांस का फूलना, साइनोसाइटिस, साइनस में सूजन होना, ओटाइटिस मीडिया, कान में इन्फेक्शन होना एवं नेजल पॉलिप, नाक की म्यूकोजा का बढ़ना या सूजन होना। डॉक्टर साहब, अभी जो आपने अस्थमा की बात कही है, तो अस्थमा और एलर्जिक राइनाइटिस में अंतर क्या है। अस्थमा, जो कि सांस की नलियों पे सूजन होती है, और इसमें मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है। कभी कभी सांस लेने पर सीटी जैसी आवाज़ भी आती है। और एलर्जिक राइनाइटिस, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ,
छींके आना, नाक से साफ तरल पदार्थ का आना जो कि नेजल मिकोजा के इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, ये पाया जाता है। ये देखा गया है कि अस्थमा के 80% रोगियों में एलर्जिक राइनाइटिस पाई जाती है। एलर्जिक राइनाइटिस का यदि सही तरह से उपचार ना किया जाए तो पीड़ित व्यक्ति अस्थमा का शिकार हो सकता है और ऐसे मरीजों में लगभग ये पाया गया है कि 80% मरीज एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित होते हैं। डॉक्टर साहब, एलर्जिक राइनाइटिस सामान्य जनजीवन को किस तरीके से प्रभावित करती है? एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित व्यक्ति की दिनचर्या बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति का ध्यान अपने कार्य के प्रति पूरी तरीके से केंद्रित नहीं हो पाता और उसे अपने कार्य को पूरा करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित व्यक्ति सामान्यतः नाक से पानी बहना, नाक में खुजली होना आदि लक्षणों से पीड़ित रहता है, जिस कारण उसकी दिनचर्या बुरी तरीके से प्रभावित होती है और अपने काम को पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित कर नहीं अंजाम दे पाता। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को बताइए कि एलर्जिक राइनाइटिस को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? सबसे पहले मैं आपको और ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि इस बीमारी को पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता। हाँ, ये अवश्य है कि कंट्रोल किया जा सकता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस बीमारी का मुख्य कारण ट्रिगर फैक्टर, कारक तत्व या एलर्जेंस होते हैं, जिसके प्रति व्यक्ति अति संवेदनशील होता है। इन ट्रिगर फैक्टर या कारक तत्व से ही बचाव करना होगा। यदि आप इस बीमारी से पीड़ित हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें और डॉक्टर के द्वारा बताई गई औषधियों का नियमित इस्तेमाल करते रहें। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शक और एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित व्यक्तियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको और दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित है वो व्यक्ति अपने चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। मेरे द्वारा पूर्व में बताए गए कारक तत्वों से, एलर्जिन से या ट्रिगर फैक्टर से बचाव करें। डॉक्टर के द्वारा बताई गई औषधियों का रेगुलर इस्तेमाल करें और इस बीमारी से संबंधित या अन्य किसी बीमारी से संबंधित कोई भी रोगी सेल्फ मेडिकेशन यानी स्वयं उपचार ना करें। डॉक्टर साहब, आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें और हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप देख रहे थे सिप्ला द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम एलर्जिक राइनाइटिस के कारण और निवारण। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे शहर के जाने माने चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर अनिल गुप्ता जी। दर्शकों, हमें पूर्ण आशा है कि आप डॉक्टर साहब द्वारा बताई गई महत्वपूर्ण जानकारी का भरपूर फायदा उठाएंगे और जनसाधारण को इस बीमारी के प्रति जागरूक करेंगे।